जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी कहते हैं आशाएं बिल्कुल ठीक होंगी और अपने गोल को लेकर अक्सर होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी के गोल को प्राप्त कराने के लिए मैंने आप सभी के डिमांड पर जो है दिल्ली पुलिस जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट चालू करा दी है। आज ही हमारा आप सभी को जो है फ्रेंड्स, आपसे के हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पॉलिटी हो गया, साइंस का जो क्वेश्चन हो गया वो भी है, इसमें कंप्यूटर का हो गया, ट्रैफिक रूल्स के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए। इन सभी से क्वेश्चन जो बनते हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं और ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपसे के एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है। आपसे को बता दें कि यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल तक क्वेश्चन कराए जाएंगे और चैप्टर वाइज होंगे। जैसे मैंने पहले पॉलिटी में संविधान सभा के जो क्वेश्चन है वो मैंने पुटअप किया है, और जिसे जियोग्राफी में जो भारत की भौतिक स्थितियाँ वहाँ से क्वेश्चन लिया। इस प्रकार से मतलब चैप्टर वाइज आप सभी को कवर कराए जाएंगे और आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। क्या फ्रेंड्स, फ्री मिलने वाली कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल जो है आपसी की तैयारी को और ही बेहतर बनाने वाला है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स जो है ए बिल्कुल राइट है। कौन सा ऑप्शन? हमारा ए बिल्कुल राइट है। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था। अगर बात कर लें कि संविधान सभा का जब जो प्रथम सत्र हुआ था, इसमें प्रथम जो है संबोधन करता कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अब चारों ऑप्शन को यहाँ पर देख लें तो पहला ऑप्शन तो हमारा आंसर हो गया। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था। इसी दिन जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद, कौन फ्रेंड? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे। 11 दिसंबर को क्या हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर कौन? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। वहीं बात कर लें कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो हमारा संविधान जो है अंगीकृत हुआ था। क्या हुआ था फ्रेंड? अंगीकृत हुआ था, मतलब क्या हुआ था? पारित हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो इन चारों ऑप्शनों को आप याद रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान का प्रथम सत्र हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ये आप याद रखिएगा। और जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान का प्रथम सत्र हुआ था, उसमें पहले संबोधन कौन किसने दिया था? पहला संबोधन तो जेबी कृपलानी ने दिया था। ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जब हमारा भारतीय संविधान बनाने के लिए सभा गई थी, उसमें टोटल कितनी समितियां बनाई गई थी? तो 13 समिति। कितनी बनाई गई थी? 13 समिति बनाई गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। उसमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये भी आप याद रखिएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संचालन समिति के ये क्या थे? अध्यक्ष थे। वहीं बात कर लें प्रांत समिति के कौन थे? तो प्रांत समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अध्यक्ष थे। संघ समिति के कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे इसे यह पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? तो संविधान सभा ने किया है। किसने किया है? संविधान सभा ने किया है। ये अभी आप सभी के कुछ यह क्वेश्चन जो है आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, तो काफ़ी स्टूडेंट क्या टिक के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो अगर ऑप्शन में संविधान सभा है तो आप संविधान सभा टिक करेंगे। और भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, अगर यह पूछा जाए तो आप भीमराव अंबेडकर टिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
मौलिक अधिकार के ऊपर, सॉरी दोस्तों ये ऊपर नहीं होगा, उप समिति, क्या था, उप समिति। मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या जे.बी. कृपलानी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे आप सभी को पता ही होगा कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत समिति के कौन थे? प्रांत समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के कौन थे? अभी आप सभी को मैंने बताया कौन थे प्रारूप समिति के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा पारित किया गया ये पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगर बात कर लें कि हमारे भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितनी बैठक हुई थी, तो 165 मतलब 165 बैठक मीटिंग हुई थी। कितनी हुई थी? तो 165 बैठक हुई थी, ये आप याद रखिएगा। और टोटल इसमें समय कितना लगा था भारतीय संविधान को बनाने में? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने? 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 मंथ डे लगे थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत, यहाँ पर टाइपिंग रहेगा, हाथ नहीं तहत होगा दोस्तों, क्या तहत किया गया था? भारतीय संविधान का भारत के संविधान का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, कैबिनेट मिशन के तहत। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। या मतलब पेश कब हुआ? आ तो गया मार्च में, लेकिन पेश कब किया गया था? तो 16 मई 1946 को यह पेश किया गया। आया 24 मार्च को, लेकिन पेश कब हुआ? 16 मई को। अब आप सभी को बता दें कि यह क्वेश्चन आप सभी के RPFSI के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि क्रिप जो कैबिनेट मिशन था वो भारत में कब पेश किया गया। ऑप्शन में दोनों थे, लेकिन आप टिक क्या करेंगे? अब 16 मई 1946 को पेश किया गया। अब बात कर लें जो कैबिनेट मिशन था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसमें टोटल सदस्य कितने थे? तो 13 सदस्य थे। कितने थे? 13 सदस्य। ये सब ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड जो आपसे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ आ गए हैं, इन्हें भी आप देख लें। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, एलन ट्यूरिंग। यहाँ पर ड्यूरिंग हो गया, यहाँ पर ट्यूरिंग होगा। क्या होगा? ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक इन्हें कहा जाता है। काफ़ी स्टूडेंट टिक क्या करेंगे? चार्ल्स बेबेज, लेकिन चार्ल्स बेबेज नहीं है। अगर आधुनिक कंप्यूटर पूछा जाएगा तो एलन ट्यूरिंग आप टिक करेंगे। अगर पूछा जाएगा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो आप टिक करेंगे क्या? चार्ल्स बेबेज। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज का। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। और मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस को कहा जाता है। किसे? एडा लवलेस को कहा जाता है। यह प्रथम महिला थी जिन्होंने कंप्यूटर पर जो है डिजाइन का कार्य किया था, ये भी आप याद रखिएगा। न्यूटन किस लिए प्रसिद्ध है? गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने जो है सार्वत्रिक नियम दिया है, इसलिए प्रसिद्ध है, ये आप सभी को पता ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कन्फ्यूज आप मत होइएगा। अगर आपसे इसे पूछा जाएगा सिंपल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज आप टिक करेंगे। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ये आधुनिक अगर लग जाएगा तो एलन ट्यूरिंग आप टिक करेंगे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। माउस क्या है? माउस क्या है? जो माउस होता है जिसे यूज करते हैं सब, यह क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? माउस जो है इनपुट डिवाइस है। या क्या इनपुट कंप्यूटर को देता है, तो क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसके माध्यम से जो है हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कोई आदेश देते हैं, वो इनपुट हो, वो क्या होगा? इनपुट हो गया।
इनपुट डिवाइस की बात करें क्या है, तो जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, वो इनपुट डिवाइस है। आउटपुट क्या है, तो कंप्यूटर जो बदले में हमें परिणाम देता है वो क्या है, आउटपुट है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल भी का प्रयोग किस लिए करते हैं। कंट्रोल भी का प्रयोग किस लिए करते हैं, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए, कट के लिए, सेव के लिए। तो राइट आंसर क्या है, पेस्ट के लिए। कंट्रोल भी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, पेस्ट के लिए। कॉपी कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से कॉपी का काम करते हैं। कंट्रोल जो कट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एक्स, क्या है, कंट्रोल एक्स से हम कट करते हैं। और सेव कंट्रोल एस, किससे फ्रेंड, कंट्रोल एस से जो है हम सेव करते हैं। ये सब आप याद रखिएगा। पेस्ट कंट्रोल भी हो गया, कॉपी कंट्रोल सी हो गया, कट जो है कंट्रोल एक्स हो गया, सेव क्या हो गया, कंट्रोल एस हो गया। नेक्स्ट, होम टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। होम टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो राइट आंसर क्या है, आल्ट एच। आल्ट एच से हम होम टैब को ओपन करते हैं। आल्ट टैब से क्या करते हैं, फाइल टैब को ओपन करते हैं। आल्ट एन से इंसर्ट टैब को ओपन करते हैं। और आल्ट आर से क्या करते हैं, रिव्यू टैब को ओपन करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। आल्ट एच से हम ओपन करते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। कौन सा है, 7वां स्थान है। इससे पहले पर कौन कौन से देश आते हैं उन्हें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक हमारी क्या है, रुक चीन अब आया भारत। रूस से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। रूस के लिए मैं केवल आर लिख रहा हूँ, इसे आप समझ जाइएगा, रूस हो गया। का से क्या हो गया, कनाडा हो गया। कनाडा के लिए मैं केवल के लिख रहा हूँ। चीन से पूरा चीन हो जाएगा, से लिख दिया। आ से क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ए लिख दिया मैंने, बस ए से आप समझ जाइएगा। बा से ब्राज़ील, बी लिख दिया मैंने। आया से ऑस्ट्रेलिया, क्या, ऑस्ट्रेलिया। भारत से भारत। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7वें नंबर पर क्या है, भारत है। तो रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत। 7वें नंबर पर कौन है, भारत। तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा, रुक चीन अब आया भारत। इससे आपको याद रहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। मालदीव जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। सबसे बड़ा पड़ोसी देश स्थलीय सीमा के माध्यम में कौन होगा, तो बांग्लादेश होगा। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। 8 अंश 4 कला उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 कला उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार है। और 68 अंश 7 कला से 7 कला से लेकर 97 25 कला तक जो ये क्या है, हमारे देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। जी, 8 अंश 4 कला से लेकर 37 अंश 6 कला ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है। इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। वहीं बात कर लें सबसे जो पूर्वी बिंदु कौन सा है, ईस्ट वाला, तो किबिथु है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है मुख्य भूमि पर, तो कौन सा है, कन्याकुमारी है। सबसे पश्चिमी बिंदु वेस्ट वाला कौन सा है, गुहार माता है। अगर आपसे से यह पूछा है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट आप टिक करेंगे अगर मुख्य भूमि नहीं लगाए हैं। लेकिन हम यहाँ पर पूछ रहे हैं भारत का सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि में स्थित बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी आप टिक करेंगे। बात कर लें कि जो भारत की पश्चिम से लेकर पूर्व तक लंबाई कुल कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख लें, ये हमारा ये क्या है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा क्या है, ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो ईस्ट क्या, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितनी हमारे भारत की लंबाई है, तो 2933 किलोमीटर है।
वहीं बात कर लें कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई कुल कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 15,200 मतलब कितना हो गया? 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है। कहीं कहीं पर आप सभी को दिखाई देगा 15,200 कितना? 15,216 किलोमीटर, ये भी आप सभी को दिखाई दे सकता है, तो ये भी आप सही टिक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आप सभी को ज़्यादा ये दिखाई देगा 15,200 किलोमीटर है, ये आप याद रखिएगा। अगर बात करें भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, वो कौन से? तो आप क्या बताएंगे? बांग्लादेश। क्या बताएंगे? बांग्लादेश। ये फ्रेंड्स मैंने बताया कि सबसे अधिक सीमा किस देश का लगता है, उसके लिए एक ट्रिक है, इसे आप याद रखिएगा। क्या है? बचपन में। क्या? बचपन में भूत। क्या याद करेंगे फ्रेंड्स? बचपन में भूत। ये ट्रिक अगर आप याद कर लेंगे तो स्थलीय सीमा से एक भी क्वेश्चन आप सभी का गलत नहीं होने वाला है। क्या है? बचपन में भूत। मैंने तोड़ दिया है, बाल अलग लिख दिया, चल अलग लिख दिया, पालक, इस प्रकार से बस से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। 4,000 कितना सीमा लगती है? तो 4,096 किलोमीटर। कितनी? 4,096 किलोमीटर भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, ये आप याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, चौथे स्थान पर नेपाल, छठे स्थान पर जो है कौन है? म्यांमार है, फिर भूटान है, फिर अफगानिस्तान है। सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ, 105 किलोमीटर की सीमा कुल लगती है, और सबसे अधिक जो है बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर सीमा लगती है, ये आप याद रखिएगा। राज्य का नृत्य शैली है लाहो, किस राज्य का नृत्य शैली है? तो राइट आंसर क्या है? मेघालय। कहाँ का है? मेघालय का है जो है लाहो नृत्य शैली है। अगर बात कर लें कि मेघालय का नृत्य शैली और कौन कौन सा है, तो बेहदीन, कालम है, खासी है और बागला है। ये जो कुछ महत्वपूर्ण नृत्य है, ये बार बार पूछे जाते हैं नृत्य शैली जो है मेघालय से रिलेटेड। अगर बात कर लें कि शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। मणिपुर का क्या है? तो मणिपुरी है। कौन सा है फ्रेंड्स? मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि आप सभी को जो है एक तरफ विकल्प दिया जाएगा शास्त्रीय नृत्यों का और एक तरफ राज्य दिया जाएगा, और मैच करने के लिए बोला जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा कि अगर बात करें, आप सभी को मैं टोटल बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का कथक हो गया, मणिपुर का मणिपुरी हो गया, उसके बाद अगर बात कर लें कि आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया। उसके बाद बात करें कि केरल का, तो मोहिनी अट्टम हो गया, कथकली हो गया, और असम की बात करें तो सत्रिया हो गया। ये आप याद रखिएगा, ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं? तो जिन राज्यों का मैंने नाम बताया वही के हैं। आगे देखते हैं, गंगूबाई हसन का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? गंगूबाई हसन का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो किराना घराना। किससे था? किराना घराना। अगर बात कर लें किराना घराना के संस्थापक कौन है? तो करीम खान है। कौन है? करीम खान है। बात कर लें किराना घराना के जो है अन्य कलाकार कौन कौन से हैं? तो बलदेव सिंह जी हैं, भीमसेन जोशी हैं, अबुल अबुल वाहिद खान है। ये ऐसे नाम हैं फ्रेंड जो आपसे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। दिया जाएगा बलदेव सिंह जो हैं किस घराने से संबंधित हैं? तो आपसे को याद रखना है किराना घराने से संबंधित है। और आपसे को फ्रेंड्स बता दें कि जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपसे के PYQ क्वेश्चन है, आपसे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली बार हॉकी में विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप कब जीता था? 1976 में, 1975 में, 1990 में या 1960 में? तो राइट आंसर हमारा क्या है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, 1975 ईस्वी में जीता था। कब जीता था? 1975 ईस्वी में। किसे हराया था? तो भारत ने पाकिस्तान को हराया था। कौन सा ये वर्ल्ड कप था? तो तीसरा वर्ल्ड कप था। आयोजन कहाँ पर हुआ था? मलेशिया में हुआ था। कप्तान भारत के कौन थे? तो अजीत पाल सिंह थे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप याद रखिएगा। भारत ने हॉकी का तीसरा वर्ल्ड कप जीता था।
मतलब भारत ने पहला जीता था लेकिन तीसरा वर्ल्ड कप था। किसे हराया था? पाकिस्तान को हराया था। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? मलेशिया में हुआ था। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो अजीत पाल सिंह जी थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान में मिला है? क्वेश्चन कुछ टफ है लेकिन आप याद रखिएगा। भारत में प्रागैतिहासिक मानव प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है? तो राइट आंसर क्या है? हथनोरा। कहाँ से मिला है? हथनोरा से मिला है। बात कर लें कि जो बुर्ज हुम है यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ पर गर्तवास मिला है। क्या मिला है? गर्तवास पाया गया है बुर्ज हुम में। अगर बात कर लें भीमबेटका से क्या मिला है, तो यहाँ पर जो है तीनों काल के जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, उच्च और क्या है नव पाषाण काल है, इन तीनों की जो है चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ पर पाए गए? भीमबेटका में पाए गए, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता का नगर नियोजन किस पद्धति पर आधारित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस पद्धति पर आधारित थी? तो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। अगर बात कर लें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो घर बने थे वो किसके बने थे? तो वो ईंट के बने थे, और ईंट का स्वरूप क्या था? 4:2। क्या था फ्रेंड? 4:2 स्वरूप का था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, रावी नदी पर। वहीं बात कर लें मोहनजोदड़ो किसके किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बात कर लें कि भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है? लोथल। कौन सा है? लोथल स्थित है, जो गुजरात राज्य में पाया गया है इसका साक्ष्य। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बात कर लें सबसे पुराना वेद इसमें से कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास। इनका नाम आप याद रखिएगा। कौन है ऋग्वेद के संकलनकर्ता? तो वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास। बात कर लें कि इसमें कुल कितने सूक्त थे? तो 1028 1028 सूक्त थे। कितने थे? 1028 सूक्त थे। बात कर लें कि इसमें सबसे पहले और सबसे बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया था? तो पहला मंडल जो था और नवा मंडल जो था, पहला और नवा सबसे बाद में जोड़ा गया इसमें मंडल है। अब बात कर लें कि चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद ही है। बात कर लें सामवेद। सामवेद के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सामवेद को जो है संगीत का वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत का वेद कहा जाता है। और 7 स्वरों का सबसे पहले प्रयोग किस में हुआ था? तो 7 स्वरों का प्रयोग सबसे पहले जो है किस में हुआ था? सामवेद में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो जादू टोना हो गया, वशीकरण हो गया, इससे संबंधित है। और सभी वेदों में सर्वश्रेष्ठ वेद कौन सा कहा गया है? तो अथर्ववेद को कहा गया है, ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? या फिर अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। बात करें तिब्बत किस देश में पाया जाता है, मतलब किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट है। और आप सभी को बता दें कि आप सभी की अभी आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें यह जो है पूछा गया क्वेश्चन है कि चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा किसने लिखी? अबुल रहीम खान ने, या फिर फैजी ने, अबुल फजल ने, या गुल बदन ने? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। बात कर लें गुलबदन ने क्या लिखा है? तो हुमायूं नामा। क्या? हुमायूं नामा जो है
किसने लिखा है? तो गुलबदन ने लिखा है, ये आप याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का जो मुगल काल से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है कि हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो गुलबदन ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं? महात्मा गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं? तो एक बार केवल रहे हैं, वो भी कहाँ पर रहे हैं? तो बेलगाम में। कहाँ पर? बेलगांव में। बेलगांव में ये एक बार, ओनली एक बार ये कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो है कांग्रेस संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने गए थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो फ्रांस के पद्धति के अनुसार ये जो संविधान सभा के मेंबर थे उसमें सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो फ्रांस पद्धति के आधार पर इन्हें जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन बात करें 11 दिसंबर, कब की बात करें रहे हैं? 11 दिसंबर 1946 की। 11 दिसंबर 1946 की बात कर रहे हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि अब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। कौन बनेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। बात करें बी एन राव कौन थे? तो बी एन राव जो है संविधान सभा के सलाहकारी अध्यक्ष थे। क्या थे? सलाहकारी अध्यक्ष। सलाहकारी अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव थे। वहीं बात कर लें कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौन क्या थे? तो बात कर लें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो भारत के प्रथम क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किसने पेश की थी? भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है किसने पेश की थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो है प्रस्तावना को पेश की थी। इसे माना कब गया? 22 जनवरी। कब? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया, ये आप याद रखिए। ये भी क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान सभा में जो प्रस्तावना पेश की गई थी उसे स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, ये आप याद रखिएगा। बात कर लें यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ये क्या किए थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान की स्थापना किसने की थी? भारतीय संविधान की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हमारा क्या है? संविधान सभा ने की थी, ना कि भीमराव अम्बेडकर ने। मतलब संविधान की अगर स्थापना पूछा है कौन किसने किया था, तो संविधान सभा ने किया था। लेकिन अगर यह पूछा जाए भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप टिक करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि संविधान की स्थापना किसने की थी, तो संविधान सभा ने की थी, ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ऊपर एक विकल्प, ये विकल्प में आप सभी को नाम दिखा दे रहा हूँ, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। अगर ये पूछा जाए कि ये क्या थे, तो ये प्रांत समिति के सब अध्यक्ष थे। और ये क्वेश्चन बार बार आपसे कि एग्जाम में पूछा जाता है, प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये आप याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स, वीडियो हमारा यहीं तक है, लेकिन आपसे को डेली बेसिस पर जो है वीडियो के लास्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद कराए जाएंगे। क्या आर्टिकल? और आपसे को पता ही होगा कि पॉलिटी के आर्टिकल जो है हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आज से मैं सोच रहा हूँ वीडियो के लास्ट में आप सभी को जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल 3-4 बताता चलूँगा। ऐसे थोड़े थोड़े आप याद करेंगे तो सारे आर्टिकल आप सभी को याद हो जाएंगे। तो आज मैंने लिया है भाग 1। भाग 1 में 1 से 4 आर्टिकल का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में यह कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत जो है, भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। किस में कहा गया है? भाग 1 में कहा गया है, ये आप याद रखिएगा। भाग 2 में क्या कहा गया है? भाग 2 में जो है राज्यों के निर्माण और नाम के बारे में बताया गया है।
भाग 3 में सॉरी, तो भाग नहीं है, आर्टिकल है। आर्टिकल 1 में बताया गया भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में बताया गया कि राज्यों का नाम निर्माण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 3 में यह बताया गया कि अगर जैसे बाहरी कोई राज्य को भारत कब्जा करता है किसी जमीन को, तो उसका नाम निर्माण कैसे होगा, ये आर्टिकल 3 में वर्णन इसका किया गया है। तो क्या है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से लिया गया। भारतीय संविधान में जो है सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा जो है स्रोत लिए गए हैं। आपसे को बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में टोटल जो अनुच्छेद हैं वो कितने हैं, वो 395 है, जिसमें से 250 अनुच्छेद जो है कहाँ से लिए गए थे, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो आपसे का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट है। बात कर लें ब्रिटेन से क्या लिया गया था हमारे भारतीय संविधान में। तो ब्रिटेन से जो लिया गया था फ्रेंड, तो वो हमारा है संसदीय शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई थी। और उसके बाद संसदीय शासन विशेषाधिकार जो है वो ब्रिटेन से लिया गया था। यूएसए से बात करने क्या लिया गया था, तो मौलिक अधिकार। क्या फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया था, तो यूएसए से लिया गया था। ये आप याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया था, यूएसए से लिया गया था। फ्रांस से क्या लिया गया था, तो यहाँ पर समता हो गया, बंधुता हो गया, और एकता की बात जो की गई थी वो फ्रांस से लिया गया था। ये आप याद रखें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया। भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई थी। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, यूएसए से। कहाँ से, यूएसए से लिया गया था, ये आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें कि जो यूएसए है यहाँ से और क्या क्या लिया गया था, तो अगर बात कर लें कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, यूएसए से लिया गया था। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो विधेयक कहाँ से लिया गया था, यूएसए से लिया गया था। महाभियोग, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं अगर संविधान के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कहाँ से ग्रहण किया गया था, वो भी यूएसए से ग्रहण किया गया था। निर्वाचित राष्ट्रपति की जो विधि होती है वो कहाँ से लिया गया था, वो भी यूएसए से लिया गया था। ये आप याद रखिएगा। बात करें कनाडा से क्या लिया गया था, तो कनाडा से जो है शक्तियों का विभाजन, मतलब कि जो कार्यपालिका और राज्यपालिका के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया था वो कहाँ से लिया गया है, वो कनाडा से लिया गया है। और अतिरिक्त शक्ति जो है, जो मतलब दोनों में बट जाएगी, उसके बाद जो अतिरिक्त शक्ति बचेगी वो कहाँ पर जाएगी, केंद्र पर के पास जाएगी। ये विधि कहाँ से ली गई थी, कनाडा से ली गई थी। बात करें रूस से हमारे भारतीय संविधान में क्या लिया गया था, तो रूस से मौलिक कर्तव्य, क्या फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से ग्रहण किया गया था, तो रूस से ग्रहण किया गया था। ये आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, अगर आपसे इसे पूछा जाए कि संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ग्रहण की गई थी, तो यूएसए से। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपात के समय मौलिक अधिकार समाप्त करने की विधि कहाँ से ग्रहण की गई। आपात के समय मौलिक अधिकार समाप्त करने की विधि कहाँ से ग्रहण की गई थी, मतलब भारतीय संविधान में कहाँ से यह प्रावधान लिया गया है कि आपात लगने पर जो है मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया जाए, या कहाँ से लिया गया था। तो राइट आंसर क्या है, जर्मनी। ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, जर्मनी से लिया गया है। बात कर लें कि राष्ट्रीय आपात कितने प्रकार से लगते हैं, तो 3 प्रकार से। एक राष्ट्रपति शासन होता है, एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक जो है दोस्तों जो है वित्तीय आपात होता है। ये आप याद रखिएगा। 352, 356 और 360, इन तीनों अनुच्छेद में जो है इसका वर्णन किया गया। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में जो है फ्रेंड्स वो है राष्ट्रपति शासन, और 360 में जो है क्या लगता है, वो है वित्तीय आपात लगता है। आपसे को बता दें कि हमारे भारत में भी जो है अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, और राष्ट्रीय आपात है ये 3 बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लगा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। बात करें ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन, क्या संयुक्त अधिवेशन और जो है फ्रेंड्स क्या संयुक्त अधिवेशन हो गया,
और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। रूस से अभी आपसे को मैंने बताया क्या क्या लिया गया है, तो रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया। क्या? मौलिक कर्तव्य को जो है रूस से लिया गया है। बात करेंगे हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इसे किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन किया गया है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते, यहाँ पर आपसे नीचे देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से हमारे भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की विधि, क्या? संविधान संशोधन की विधि कहाँ से ली गई है? संशोधन की विधि जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई। ये आप याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन होता है? 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें 9वीं अनुसूची, क्या? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में क्या था? तो भूमि सुधार से संबंधित ये अनुसूची थी। ये आप याद रखिएगा। बात करें 1985 में क्या होता, तो 1985 में जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या फ्रेंड्स? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यह किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। ये आप याद रखिएगा। दल बदल से संबंधित है। पहले मतलब ऐसा होता था, जो दल बदल, जब ये 10वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई थी तो चुनाव जब होता था तो सांसद किसी भी पार्टी से थे और जीत जाते थे तो दूसरी पार्टी में चले जाते थे, जिससे सरकार बनाने में दिक्कत होती थी। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से खड़ा है और जीत जाता है तो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी, ऐसा इसमें बताया गया है। बात करें 1992 क्या हुआ था? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें 29 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। ये भी आप याद रखिएगा। 1993 में क्या हुई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, या नगर प्रशासन से संबंधित है। इसमें 18 कार्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ये आप याद रखिएगा। कितने? 18 कार्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, भाषा का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? भाषा का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है भाषा का। बात कर लें कि भाषा मूल संविधान में जो पहले भाषा थी कितनी थी? 14 थी, लेकिन बाद में बढ़कर कितनी हो गई है? 22 हो गई है। अगर बात कर लें कि सिंधी जो भाषा है वो कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ी गई। कितने? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी जो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और बात कर लें कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ी गई, तो बोडो, डोगरी, संथाली जो भाषा है वो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ये आप याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। बात कर लें कि जो यहाँ पर 5वीं अनुसूची गई है, इसमें किसका वर्णन किया गया है 5वीं अनुसूची में? तो 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। ये आप याद रखिएगा। और 6ठी अनुसूची में क्या बताया गया है? 6वीं अनुसूची में है जो जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है, जो 3 स्टेट से आते हैं। कौन कौन स्टेट हों उसे भी आप याद रखिएगा। तो असम हो गया, क्या? असम हो गया। उसके बाद मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया और उसके बाद त्रिपुरा हो गया। ये इन राज्यों से जो जनजाति आती हैं उनकी प्रशासन के बारे में वर्णन 6ठी अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में जो है फ्रेंड्स वो समवर्ती सूची, राज्य सूची और कौन कौन से सूची हैं फ्रेंड्स? तो इसमें है समवर्ती सूची, संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया। इसका वर्णन जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ सूची का पर जो कानून बनाती है वो संघ सरकार बनाती है, केंद्र सरकार। राज्य सूची पर जो कानून बनाती है राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जियोग्राफी से चालू हो गया है कि भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा साझा करता है? भारत जो है कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर क्या है?
3 देशों के साथ। कितने? 3 देशों के साथ जो है भारत जो है स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों साझा करता है। बात कर लें कि वो 3 देश कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान हो गया, कौन सा? पाकिस्तान हो गया। उसके बाद बात करें दूसरा देश हमारा क्या है, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया। और उसके बाद तीसरा देश जो है क्या है हमारा, म्यांमार जो हो गया। इन 3 देशों के साथ भारत जो है स्थलीय सीमा और जो है समुद्री सीमा दोनों साझा करता है। ये आप याद रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में आते हैं, तो जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं वो नहीं दे पाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप सभी याद रखिएगा कि भारत कितने देशों के साथ स्थलीय और समुद्री सीमा साझा करता है, 3 देशों के साथ, पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। ये आप याद रखें। म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो हमारे पूरब साइड में है भारत के, और पाकिस्तान जो है पश्चिम साइड में है। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? यहाँ पर गलती से ताज़ा लिख उठा है, यहाँ पर क्या होगा, साझा करता है। ये आप याद रखें। भारत सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? ऑप्शन देख सकते हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और चीन है। तो आपका राइट आंसर क्या है, बांग्लादेश। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर साझा करता है। अब बात करें सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो वो है अफगानिस्तान। कितना करता है? 106 किलोमीटर टोटल करता है। ये आप याद रखिएगा। वहीं बात करें नल्ला पाकिस्तान के साथ कितना साझा करता है, जो अभी जान ही रहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितना तनाव चल रहा है, इसके साथ कितना करता है? 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर इसके साथ सीमा साझा करता है। वहीं बात कर लें कि जो चीन है इसके साथ कितना है? 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये आप याद रखिएगा। तो सबसे अधिक जो है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ साझा करता है सीमा। ये आप याद रखें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कितने राज्य 3 देश के साथ जो है 3 देश, भारत के कितने राज्य जो है 3 देश के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने? 3 देश के साथ भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? अभी ऊपर क्या था, भारत के कितने जो है वहाँ पर पूछा गया था, ऊपर क्वेश्चन ये था कि भारत कितने देशों के साथ स्थलीय और जलीय सीमा बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है, भारत के कितने राज्य जो हैं वो 3 देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। 3 राज्य जो हैं जो है 3 देश के साथ सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ये एपी माने अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश मत लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश की बात करें। उसके बाद सिक्किम हो गया, उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल हो गया। ये 3 राज्य जो है 3 देश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आप वही सोच रहे होंगे कौन कौन से 3 देश हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है। तो जो एपी हमारा है मतलब अरुणाचल प्रदेश है, वो चीन के साथ, दूसरे नंबर पर चीन हो गया, उसके बाद भूटान हो गया, उसके बाद नेपाल हो गया। इनके साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम की बात कर लें, ये किसके साथ सीमा साझा करता है? तो सिक्किम जो है ये किसके साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल हो गया, चीन हो गया और भूटान हो गया। ये भी इन्हीं से सीमा साझा करता है। सॉरी दोस्तों, जो ऊपर मैंने बता दिया है ये अरुणाचल प्रदेश वाला, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है नेपाल सीमा साझा नहीं करेगा नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ करेगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है चीन, भूटान और म्यांमार देश का सीमा लगता है। वहीं सिक्किम की बात कर लें तो सिक्किम जो है भूटान के साथ, चीन के साथ और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। वहीं वेस्ट बंगाल की बात कर लें तो ये बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ ये सीमा साझा करता है। ये आप याद रखिएगा। एक बार फिर से देख लें, अरुणाचल प्रदेश जो है चीन के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है। वहीं बात कर लें सिक्किम जो है भूटान के साथ, चीन के साथ और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। वहीं बात कर लें पश्चिम बंगाल की, तो ये बांग्लादेश और भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड जो आपसे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और ये क्वेश्चन जो है सभी स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है। इसलिए आप सभी याद रखिएगा कि कितने देश मतलब कितने राज्य हैं जो 3 देश के साथ सीमा साझा करते हैं? 3 हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन कब खींची गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ लाइन कब खींची गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, 1947 ईस्वी में। कब? 1947 ईस्वी में खींची गई थी। वहीं बात कर लें कि 1893 में क्या हुआ था? तो 1893 ईस्वी में जो है डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच खींची गई थी, ये आप याद रखिएगा। 1914 में क्या हुआ था? 1914 में जो हुआ था दोस्तों, मैक-मोहन रेखा है, जो मैक-मोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच खींची गई थी, ये आप याद रखिएगा। बात कर लेंगे 1951 में क्या हुआ था। अभी आप सभी ने पढ़ा है, अगर ध्यान दिए होंगे तो आप सभी को पता होगा कि 1991 में जो है प्रथम संविधान संशोधन हुआ था और नई अनुसूची जोड़ी गई थी, जो किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से संबंधित थी, ये आप सभी को पता ही होगा, अभी मैंने ऊपर बताया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कितने राज्य जो हैं तटीय सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य जो हैं तटीय सीमा बनाते हैं? 7 राज्य, 9 राज्य, 8 राज्य या 6 राज्य? तो पहले ये आप ये जान लें, तटीय सीमा हमारी टोटल कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। कितनी? 7516.6 किलोमीटर आप सभी को मिलेगा। द्वीपों को मिलाकर कितना हो गया? 7516.6 किलोमीटर। अगर बात कर लें कि भारत के कितने राज्य जो हैं तटीय सीमा बनाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, 9 राज्य जो हैं तटीय सीमा बनाते हैं। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं उन्हें भी आप सभी सोच रहे होंगे, पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए बताते हैं आप सभी को 9 राज्य कौन कौन से हैं। शॉर्ट में लिखेंगे, आप सभी को केवल याद करना है। गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद जो है गोवा हो गया, उसके बाद केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद केरल हो गया। ये जो हमारे ये पश्चिमी राज्य हैं, कौन से हैं? पश्चिमी राज्य हैं, और इनकी सीमा जो है अरब सागर से लगती है। किसके साथ लगती है? अरब सागर से इनकी सीमा लगती है, ये आप याद रखिएगा। वहीं बात कर लें कि अब जो पूर्वी राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं उनके बारे में, तो तमिलनाडु जो है ये है, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद जो है उड़ीसा हो गया, और उसके बाद उड़ीसा के बाद जो बचा हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। ये जो है ये पूर्वी राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, और इनकी सीमा किससे लगती है? तो इनकी सीमा जो है, कलर चेंज कर लें ताकि आप सभी को स्पष्ट पता चल जाए। इनकी सीमा जो है BOB मतलब बंगाल की खाड़ी से लगती है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से लगती है, ये आप याद रखिएगा। आपसे इसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि भारत की कितने जो है पूर्वी राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा बनती है? तो कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। पश्चिमी कितने राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा बनती है? तो 5 हैं। टोटल कितने हैं? 9 हैं। जो पूर्वी राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा बनती है उनकी तटीय सीमा किससे लगती है? तो पूर्वी जो है उनकी सीमा लगती है बंगाल की खाड़ी से, और पश्चिमी जो है उनकी सीमा जो लगती है वो अरब सागर से लगती है, ये आप याद रखें। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोथल स्थल किस राज्य में स्थित है? लोथल स्थल जो है किस राज्य में स्थित है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन अब देखते हैं इसका। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। ऑप्शन हमारा क्या है? राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है और पंजाब है। तो लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। बात कर लें लोथल की खोज किसने की थी, ये आपसे से अगर पूछा जाए तो लोथल की खोज जो है रंगनाथ राव ने की थी। किसने? रंगनाथ राव किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी, ये आप याद रखिएगा। किस नदी के तट पर स्थित है, ये अभी आपसे से पूछा जा सकता है। तो भोगवा नदी के किनारे। किसके? भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल स्थल जो है स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं बात कर लें कि राजस्थान में कौन सा स्थल पाया गया था, ये अगर आपसे से पूछा जाए तो राजस्थान में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल पाया गया था जिसका नाम क्या है? कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा।
कालीबंगा स्थल जो है ये राजस्थान में पाया गया था, ये आप याद रखिएगा। किस नदी के तट पर यह पाया गया था? तो घग्गर नदी या सरस्वती नदी जिसको कहा जाता था, उस नदी के किनारे पाया गया था। यहाँ पर साक्ष्य किसके पाए गए थे? तो यहाँ पर जुते हुए खेत का साक्ष्य पाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे, और उसके बाद चूड़िया का यहाँ पर साक्ष्य मिला था। उसके बाद यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले थे, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि भूकंप का साक्ष्य किस स्थल से मिला था? कालीबंगा से। किस राज्य में स्थित है? गुजरात। किसने इसकी खोज की थी? तो अमलनंद घोष ने की थी। उसके बाद पूछा जा सकता है किस राज्य में है? तो राजस्थान में, ये आप याद रखिएगा। मैंने अभी आपसे को बताना भूल गया कि लोथल जो है ये गुजरात राज्य में पाया गया था, और यहाँ पर एक बंदरगाह जिसे पत्तन कहते हैं उसका भी साक्ष्य मिला था। और उसके बाद यहाँ पर जो है क्या पाए गए थे? चावल के अवशेष पाए गए थे। यहाँ पर 3 युगल समाधि भी पाई गई थी, और घोड़े की यहाँ पर जो है मिट्टी की मूर्त भी पाई गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हरियाणा जो राज्य है, यहाँ पर कौन सा स्थल पाया गया था? अगर ये आपसे से पूछा जाए तो आप क्या उत्तर देंगे? तो हरियाणा में राखीगढ़ी क्या पाया गया था? हरियाणा में जो है राखीगढ़ी स्थल पाया गया था, ये आप याद रखिएगा। और राखीगढ़ी जो है भारत में स्थित सबसे बड़ा जो है स्थल है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर तांबे का उपकरण भी पाया गया था, ये आप याद रखें। यहाँ पर पंजाब बचा है, पंजाब का भी पोस्टमार्टम कर दें। पंजाब में कौन सा स्थल पाया गया? तो रोपड़ पाया गया। क्या पाया गया? रोपड़ स्थल पाया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। रोपड़ हो गया जो है पंजाब में पाया गया। आगे देखते हैं अब, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी, या रंगनाथ राव ने की थी, या सूरज भान ने की थी? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। दयाराम साहनी ने किसकी की थी? ये अगर आपसे इसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो हड़प्पा स्थल की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी, ये आप याद रखिएगा। रंगनाथ राव ने किसने की थी? तो किसकी की थी? तो लोथल की इन्होंने की थी। किसकी की थी? लोथल की थी। सूरज भाने जो हैं इन्होंने किस स्थल की खोज की थी? तो इन्होंने राखीगढ़ी, अभी मैंने आपसे बताया किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी की इन्होंने खोज की थी, ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी ने कब की थी? तो 1922 बताएंगे। कब बताएंगे? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की जो है खोज कब की थी? तो 1921 में। कब की थी? 1921 में की थी, ये आप याद रखें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोपड़ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ स्थल जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है? तो हड़प्पा जो है जिसकी खोज किसने की थी? हड़प्पा की किसने की थी? दयाराम साहनी ने। रावी नदी के किनारे स्थित है, ये आप याद रखिएगा। सिंध नदी के किनारे कौन सा है? मोहनजोदड़ो। जिसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। कुबड़ वाला साढ़ होगा, साढ़ी नहीं फ्रेंड्स, कुबड़ वाला साढ़ जो है सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय पशु था, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, व्यापार था, या युद्ध था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा जो है सी बिल्कुल राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार था। और बात बता दें आपसे को कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो निर्यात में जो है सूती वस्त्र देते थे, हाथी के दांत देते थे, इमारती लकड़ियाँ देते थे, और आयात में क्या लेते थे? आयात में ये चांदी लाते थे। क्या लाते थे? चांदी हो गया, उसके बाद टिन हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या लाते? तांबा। तो दोस्तों यहाँ पर तांबा होगा। तांबा जो है ये सभी
ये सब आयात करते थे। निर्यात में सूती वस्त्र, इमारती लकड़ियाँ, हाथी दाँत देते थे, बदले में तांबा, टीन और जो है ये सब लाते थे। अब बात कर लें कि ये किसके साथ व्यापार करते थे, कहाँ इनका व्यापार होता था, तो पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, ईरान और अफ़गानिस्तान में इनका व्यापार होता था। ये आप याद रखिएगा। उस समय सिक्के की खोज नहीं होती थी, मतलब एक वस्तु देकर ये दूसरी वस्तु लेते थे, सिक्के की खोज उस समय नहीं थी। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ लिए गए हैं। किसी फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। किसका, कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन अब एग्जामिनर जो है फिर कुछ ज़्यादा ही दिमाग की हो गया है। अब ये शॉर्टकट की ना देकर आप सभी को दिया जाता है शिफ्ट प्लस F12। क्या, शिफ्ट प्लस F12 भी यही कार्य करता है सेव करने का। ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें सेव एस, उससे पहले यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसे भी आप देख लें। कंट्रोल जेड किसके लिए का प्रयोग किसके लिए होता है, तो अंडो के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल भी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, पेस्ट के लिए करते हैं, ये आप याद रखिएगा। और कंट्रोल एक्स किसके लिए करते हैं, कट के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे इसे यह पूछा जाए कि सेव अस किसका, नीचे बताते हैं, चलिए यहीं पर बता दे रहे हैं क्योंकि अब वो तो कट गया है। अब अगर आपसे इसे यह पूछा जाए सेव अस की शॉर्टकट की क्या है, तो आप सभी क्या बताएंगे, तो आप सभी बताएंगे F12। केवल F12 जो है सेव अस का प्रयोग के लिए क्या करते हैं, F12 का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो मॉनिटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। बात कर लें कि जो माउस है इसकी खोज किसने की थी, ये अगर आपसे इसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो डगलस जो है इन्होंने इसकी खोज की थी। और कीबोर्ड की लेथम सोल्स जो है इन्होंने कीबोर्ड की खोज की थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसी शब्द को बोल्ड मतलब गाढ़ा करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर क्या है, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। कंट्रोल के का प्रयोग हाइपर लिंक के लिए करते हैं। कंट्रोल सी का प्रयोग कॉपी के लिए करते हैं, ये आप याद रखें। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो किस प्रकार लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर आप सभी इस क्लास की PDF भी प्राप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आप सभी को डेली बेसिस पर अब 4 PM पर मिलने वाली है। कब, 4 PM पर डेली बेसिस पर आप सभी को इस क्लास मतलब ऐसी ही क्लास आप सभी को डेली मिलने वाली है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।